jungle. आज हम आए हैं ओसीवाड़ा के पाटलिपुत्रा नगर में। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, जिसके तहत हमारे फौजी भाई गणेश विश्वकर्मा, जिनके ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसकी कई खबरें प्रकाशित भी हुई। खबरें प्रकाशित होने के बाद उन पे एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली कि एफआईआर दर्ज इनके ऊपर भी कर दिया गया है किसी नेता के दबाव में। तो कौन सी नेता के दबाव में किया, यह तो पैसे के लिए किया, ये अभी अपने समझ से बाहर है। लेकिन आज उनके ही एडवोकेट हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस घटना में क्या हुई थी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम एडवोकेट फ्रांसिस कैसोर है। गणेश दीन विश्वकर्मा जी हमारे क्लाइंट हैं। अब क्या हुआ था, इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर जब दर्ज हुई थी तब एफआईआर की तारीख थी 10 दिसंबर 2024 और एफआईआर दर्ज हुई थी 4 लोगों पर, सौरभ, सुरेश संगपाल, समीर और चुम बहादुर विश्वकर्मा। अब होता ये कि इनकी एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई पॉलिटिकल एंगल की वजह से वहाँ पर कोई पॉलिटिकल लीडर या महिला जो भी थी आए थे वो लोग, और उस टाइम पे एक क्रॉस एफआईआर इनके ऊपर भी ली गई। अब वो जो क्रॉस एफआईआर ली गई थी तो उसमें इनका, मेरे क्लाइंट का नाम था गणेश विश्वकर्मा थे, नंदू थे और इमलेश यादव। अब इसमें होता ऐसा है, जो एफआईआर मेरे क्लाइंट ने दर्ज की थी उस केस में चार्जशीट फाइल, वो एफआईआर जिस केस में मेरे क्लाइंट के ऊपर एफआईआर हुई थी उसकी चार्जशीट फाइल हुई। तो उस चार्जशीट को हम लेने आज जब गए अंधेरी कोर्ट में, तो उन्होंने बताया कि सर इसमें सिर्फ गणेश जी का ही नाम है, बाकी जो दो है उनके नाम नंदू और इंग्लिश, इनका नाम इसमें से निकाला। तो हमने जब देखा तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, मैं आपको इनका नाम भी पूरा बता देता हूँ। अब देख सकते हैं कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जिसका काम होता है गुनाहगार को सजा दिलाना, लेकिन एक ऐसा जांच अधिकारी है जो कि गुनाहगार को बचाता है और फरियादी को सजा दिलाता है। आइए हम अभी जानते हैं एडवोकेट जी से कि इनका जो आईवो का नाम क्या था। गणेश देवड़े, गणेश डेंडवाल गणेश डंडवाल करके जो जांच अधिकारी है, उन्होंने पैसे लेके पूरे केस को वन साइड किया है और गणेश विश्वकर्मा को न्याय दिलाने के बजाय उन्हें ही आरोपी साबित किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब सर आपका क्या कहना है इस पर? अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने जब देखा तो हमने उस चार्जशीट में देखा कि उसमें कंप्लेनेंट, जिसमें मेरे क्लाइंट को आरोपी बताया, उसमें एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। अब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसने ये लिखा है कि जो फिरियादी है उसका ये कहना है कि इनके साथ जो दो और आरोपी हैं, नंदू और इमलेश, हाँ, बोलते हैं कि वो उस टाइम पर उपस्थित ही नहीं थे। जबकि अगर आप एफआईआर देखोगे तो जिसमें एफआईआर में क्लियरली बोला गया है कि वो दोनों भी साथ में थे। तो किस वजह से, मैं कहूँगा नहीं किस वजह से हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी दबाव की वजह से या किसी और लालच की वजह से भी हो सकता है, कोई कारणवश नहीं इस तरह से ये केस कर दी गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों के बारे में प्रशासन को पता होना चाहिए कि उनकी पीठ पीछे हो क्या रहा है। अब होता यह है, जिस तरह से उसने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के लिए सामने को बुलाया, लेकिन मेरे क्लाइंट को कभी भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को बुलाया नहीं। उन्होंने कई बार ये बोला कि सर मेरे को और भी स्टेटमेंट देना है, लेकिन उसने बुलाया नहीं। और उसमें हमें क्या करना पड़ा, हमें एक अलग से प्राइवेट केस फाइल करनी पड़ी। वो हमने फाइल की और फिर हमने जो और भी उसमें आरोपी थे जिसके नाम चाहते थे उसका नाम हो, उसके हमने प्राइवेट केस की और उसके अंदर हमने यहाँ पर 7 आरोपियों का नाम लिखा है। सौरभ, सुरेश, चुम बहादुर,
समीर खान, हीरालाल, शोभनाथ यादव और विशाल सिंह। अगर उस टाइम पे आयो ने बराबर प्रोसीजर फॉलो करके मेरे क्लाइंट का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया होता तो आज हमें ये वापस से अलग से केस दायर करने की जरूरत नहीं थी आपको। हाँ जी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बायस को लगा। बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी मैं प्रशासन में आता हूँ और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, चाहे जैसा भी हो, विजय हमेशा सत्य की होगी, सत्य में जय। ये यहाँ पे जिस तरह वकील साहब ने कहा कि हमेशा जीत सत्य की होती है, सत्यमेव जयते, तो उसी तरह जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, एक फौजी को न्याय दिलाने के बहाने एक फौजी को न्याय दिलाना चाहिए, जो कि हमारे देश पे सीमा पर जवान तैनात रहते हैं और देश पे रहते हैं। और ये हमारे गणेश विश्वकर्मा जी रिटायर्ड फौजी हैं और देश सेवा से रिटायर्ड होकर के अब समाज सेवा आ रहे हैं और अपना जीविका चलाने को छोटा मोटा काम करके अपनी जीविका चला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ स्थानीय गुंडे यह तो बोल सकते हैं कि समाज के कंटक जो होते हैं, समाज के जो गुनाहगार होते हैं, इनको कोई अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और इस केस में इनको बाकायदा पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी डोंडियाल जी भी इसके साथ मिले हुए हैं। यह पैसे के लालच में, यह तो किसी नेता के प्रेशर में ये क्रॉस एफआईआर करके केस को क्लोज करना चाहते हैं और गणेश विश्वकर्मा न्याय दिलाना नहीं चाहते। जबकि ओसीवारा पुलिस स्टेशन के हमेशा एक ही कहना होता है, जब भी कोई व्यक्ति फरियाद लेके जाता है तो ओसीवारा पुलिस स्टेशन अपने आप को बचाने के लिए क्रॉस एफआईआर या क्रॉस एनसी लेते हैं ताकि हमें किसी पे कार्रवाई ना करना पड़े, और दोनों लोग जाके चुपचाप शांत बैठ जाते हैं। और आपको बता दो कि ओसीवारा पुलिस स्टेशन एक ऐसा पुलिस स्टेशन है कि जिसके तहत एक से एक वीआईपी लोग हैं, सब आर्टिस्ट ओसीवारा में रहते हैं और बड़े बड़े केसेस ओसीवारा में आते हैं, जिसमें कि करोड़ों बिल्डर हैं, बंगले वाले हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता जो है ओसीवारा में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि ओसीवारा पुलिस स्टेशन पैसे की लालच में या तो दबाव में आरोपी को छूटने का मौका देती है और फरियादी को आरोपी बनाती है। बताइए आपके साथ जो ओसीवारा में घटना घटी थी उसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या आपके साथ बीती रही? सर 8 लोग मिलकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए और जब मैं चोट खाया मेरे कपड़े फाड़ दिए गए थे, उसका वीडियो भी है मेरे पास। और मैं पुलिस चौकी में गया तो गणेश डांडीवाल साहब बैठे हुए थे, उनका नाइट पे ड्यूटी था, लेकिन वो मैंने एक रजिस्टर पे सबका नाम लिखा और मुझे बोले कूपर जाओ। मैं कूपर हॉस्पिटल गया, मेरे साथ में और भी लोग थे, और कूपर हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले चौकी में एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इमलेश भाई और सुनील केवट थे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्टर साहब ने मेरा पूरा चेकअप किया और एडमिट का बनाते बनाते एडमिट ये सब जांच, यानी आपको मेडिकल नहीं कराया गया, मेडिकल बिना कराए आपको बैठा के रखा गया और आपके खिलाफ ही जब आप एक फरियादी थे, आप फरियाद के लिए गए थे, अपने न्याय के लिए गए थे, लेकिन आपको वहाँ से फरियाद न दे करके उल्टा विरोधी पक्ष वाले आपके ऊपर एफआईआर मेरे ऊपर एफआईआर करने के लिए तैयार थे। लेकिन गणेश डांडीवाल साहब ने चौकी में जो मेरे से स्टेटमेंट लिया था, उस स्टेटमेंट को वापस उन्होंने छुपा के नेक्स्ट डे 2:45 या 3 बजे के आसपास फिर वो नाम चेंज करते हैं। और मैं बोलता हूँ कि सर ये बार बार आप क्यों कर रहे हो, और ये लोगों का जो मैं नाम बोल रहा हूँ उनका नाम क्यों नहीं ऐड कर रहे आप एफआईआर में। तो बार बार बोलते थे कि उन्होंने 3 का दिया है और तो तुम्हारा मैं 4 कर रहा हूँ, एक तुम्हारा फालतू कर रहा हूँ। वापस से मेरे ऊपर एहसान जता रहे थे सर गणेश डांडीवाल साहब। उनका एक सहयोगी सोल्जर भी था सर। और मेरे ये जब हो रहा था दूसरे दिन 3 बजे के आसपास, तो वहाँ नंदू यादव और सुनील केवट मौजूद थे। वो भी बोलते थे सर कि सबका नाम लिखो, लेकिन फिर भी गणेश डांडीवाल साहब किसी का नाम लिख नहीं रहे थे। और न मेरा फिर कोई थाने पे आके स्टेटमेंट लिया, न कुछ लिया, ना मुझे कभी थाने पे बुलाया गया स्टेटमेंट देने के लिए। मुझे वही अपने हाथ से एफआईआर बना के मुझे दे दी गई। और उसके बाद हम तीनों ने अपनी अपनी बेल ले ली, एंटीसेप्टिक बेल। मेरे वकील साहब बोले एंटीसेप्टिक बेल ले लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना, आप एक सम्मानजनक आदमी हैं। आपको क्या लगता है कि स्थानीय पुलिस से आपको न्याय मिलेगी या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? मैंने सर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और मेरे एडवोकेट साहब हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि विजय मेरी होगी और हमेशा विजय सत्य की होती है। और मैं तो एक रिटायर्ड सोल्जर हूँ, हम लोग विजय हासिल करके रहते हैं। ना हमको किसी मंत्री का डर है, ना हमें कुछ ही स्थानीय जो छोटे छोटे रहते हैं नेतागण, पुलिस चौकी की वजह से वो अपनी रोटी सेकते हैं और पब्लिक को नीचा दिखाते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं और क्रिमिनल को बचाते हैं और जो फिरियादी होता है उसको सज़ा दिलाते हैं। और वो ओसीवारा चौकी में सर ऐसे कितने केसेज हैं जो गलत क्रॉस एफआईआर कराते हैं।
थैंक यू।